होती वो ज़्यादा चलती। तो जियो पोजीशन से उसका रिलेशन है, इकोनॉमी का भी रिलेशन है। तभी तो वहाँ की दुकानें बहुत महंगी बिकती हैं, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत आते हैं और वहीं पर दुकान अगर आपकी होगी तो चलेगी भी ज़्यादा। और दूर दराज के इलाके में यदि आपकी दुकान होगी तो वो कम चलेगी, और वहाँ आप दुकान खरीदेंगे तो बहुत सस्ती भी मिल जाएगी। तो ये कंट्री के लिए भी लागू होता है कि आप अपना व्यापार कहाँ चलाएंगे, किन लोगों के साथ चलाएंगे। अगर वो लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है, ज्योग्राफी पर डिपेंड कर रहा है, तो वो जियो इकोनॉमी हो जाएगा। तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो कुछ मुद्दे हैं ये जो हम लोग बात कर रहे थे, और बीच में हमने पिछली बार इसके ऊपर तो लिया था। किसके ऊपर लिया था हमने? फर्टिलिटी रेट के ऊपर लिया था, टोटल फर्टिलिटी रेट और TFR, और उसकी बात की थी। तो जनसंख्या, तो भारत में जनसंख्या तो नहीं ले, चूँकि आज हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत में हम जो सेंसस की बात कर रहे थे, NPR की बात कर रहे थे। तो आपके लिए भी एक होमवर्क है, NRIC, NPR और सेंसस, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। पहले भी दिया था मैंने, आज फिर दे रहा हूँ। NRIC, NPR और सेंसस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 का मतलब सेंसस था, और सेंसस जो था वो केवल एक खानापूर्ति नहीं है 10 साल की, बल्कि वो 1948 का सेंसस एक्ट है, बाकायदा अधिनियम बना हुआ है। और अधिनियम जब बन जाता है तो आप जानते हैं कि उसकी पारदर्शिता और उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, वो करना होता है सरकार को। तो इसलिए वो इसके साथ तुलना करके मैं आज बताऊंगा आपको, तो मुझे आप याद दिलाते रहिएगा। फिर उसके बाद आइए आज का अगला मुद्दा, जो सप्ताह भर आपको जानकारी में रखना है। वो आज चूंकि 5G लॉन्च हुआ है, तो हम अभी तो 5G के ऊपर आर्टिकल नहीं पढ़ पाए उतने ज़्यादा, लेकिन पुरानी तुलनाएं जो है आप लोग कर सकते हैं 2G के साथ, 3G के साथ, 4G के साथ और 5G के साथ। तो 5G वाला मुद्दा आप अभी जोड़ सकते हैं इस बार के होमवर्क में, क्योंकि आगे हम आर्टिकल लेंगे, उसके बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव भी लेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेंगे। निगेटिव तो ज़्यादा नहीं होगा, पॉजिटिव ही ज़्यादा होगा। हालांकि हम लेट हैं, दुनिया में काफ़ी देशों ने बहुत पहले कर लिया है, हम अभी काफ़ी लेट हैं। और जैसा आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि डिजिटल डिवाइड नहीं है इंडिया में, तो वो काफ़ी हद तक जिस वर्ग की बात कर रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीखने की प्रवृत्ति तो भारतीयों में है। जैसा वो बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो ATM चला लेते हैं, जबकि वो कंप्यूटर तो नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, लेकिन ATM ऑपरेट कर लेते हैं, अपने कार्ड से पैसा निकाल के आ जाते हैं। उनको आ गया, प्रैक्टिस कर लिया उन्होंने। तो जिस प्रकार से अनपढ़ आदमी ने इस प्रकार की प्रैक्टिस कर ली, ऐसे ही वो स्मार्टफोन भी चलाना शायद सीखे और कुछ और चीज़ें चलाना सीखें। जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं तो मनोरंजन में जल्दी सीखता है ना आदमी। मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को नाच गाना गा करके जब सिखाया जाता है तो वो जल्दी सीख जाता है। वैसे ही अगर YouTube चलाना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसको अपना मनपसंद वीडियो देखना है तो वो सीखेगा, चाहे बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, सीखेगा। अनपढ़ आदमी भी सीखने की कोशिश करेगा कि एक आदमी तो दिन भर मनोरंजन करता रहता है और मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो शायद अगर मैं भी इसकी तरह अगर कुछ सीख जाऊँ तो मुझे भी आनंद आएगा। तो हो सकता है वो उस चक्कर में सीख जाए। लेकिन आप लोगों का अगर पर्सनल अनुभव आपने देखा हो तो जिनको सीखना है वो सीख जाते हैं, जिनको नहीं सीखना वो नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे लोग ATM मशीन से पैसा निकालना नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाए, आज तक नहीं सीख पाए। दूसरे को कार्ड देते हैं, उसको बताते हैं इतना रुपया निकाल के ले आओ, वो उसको ले जाके देता है, अभी भी नहीं सीख पाया। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गुजराती पहले सीख जाएंगे या पंजाबी लोग पहले सीख जाएंगे। इसका कोई क्षेत्रवार भी नहीं कह सकते, रूरल और अर्बन वाला भी नहीं कह सकते। ये
ये प्रति व्यक्ति डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कैसी है, क्या है। तो आज मैं सुन रहा था तो अच्छा तो लग रहा था कि भारत के लोग जिज्ञासु हैं और वो सीख जाते हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड से मना नहीं किया जा सकता। डिजिटल डिवाइड से इसलिए मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो अभी आप देख रहे होंगे कि जो सस्ते फ़ोन होते हैं, सस्ते लैपटॉप होते हैं, वो उतना काम नहीं करते हैं। अभी लैपटॉप आप जानते हो 60-70 हज़ार रुपये का भी कोई लैपटॉप खरीद के ले आता है तो 1 साल बाद उसकी बैटरी और तमाम तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसका मेंटेनेंस भी महंगा होता है। और फिर हर साल आप अगर इस तरह से बैटरी और सब चेंज कराओगे तो 8-10 हज़ार रुपये का खर्च है उसके ऊपर, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। और वो भी आपको प्रॉपर चलाना आता है तो, और आप उसमें तमाम तरह की चीज़ें यूज़ कर पाते हैं। तो कई लोग फ़ोन से लैपटॉप को नहीं जोड़ पाते। फ़ोन का इंटरनेट लैपटॉप में अगर जोड़ना है आपको हॉटस्पॉट से और उसे टेथरिंग करना है तो सब लोग थोड़ी कर पाते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को टेक्नोलॉजी में लगे रहना पड़ता है, तो उसमें लैगिंग बहुत ज़्यादा है। कई बार पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते, तो एकदम अनपढ़ लोगों से अपेक्षा करना है कि वो सब कर लेंगे और वो वर्चुअल रियलिटी और ये सारी चीज़ों में काम करने लग जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन किसी को रोक के भी नहीं रखा जा सकता ना। किसी व्यक्ति को अगर सीखने को नहीं मिल रहा है या वो सीख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े वर्ग को या बहुत सारा वर्ग जो सीखना चाहता है उसको वहीं रोक के रखो। इसलिए 5G तो लाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। हमेशा एक वर्ग के हिसाब से नहीं सोचा जाता कि ये वर्ग जब तक सारा, अगर हम सोचें प्रत्येक भारतीय जब तक UPI का प्रयोग नहीं करने लगता तब तक हम UPI नहीं अपनाएंगे तो फिर तो हम कभी नहीं अपना पाएंगे। कई लोग पिछड़ेंगे, कई लोग घसीटाएंगे, कई लोग धीरे धीरे खिसकते हुए सीखेंगे, लेकिन पकड़ेंगे। टेक्नोलॉजी तो अपने रफ्तार से चलेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी बात आती है तो भारत में डिजिटल डिवाइड एक जो है बहुत पुराना निबंध है, लेकिन भारत में डिजिटल डिवाइड एक मुद्दा है कि कितना डिजिटल डिवाइड। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप उस माहौल में रहना सीख जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। तो डिजिटल डिवाइड को मुद्दा बना करके डिजिटल इंडिया नहीं बनने देना, ये एक नेगेटिव सोच होगी। इसलिए डिजिटल इंडिया की तरफ तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोग 2 वर्ड यूज़ करते हैं ना, इंडिया और भारत। भारत उसके लिए करते हैं जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे नहीं है, ग्रामीण भारत है उसको भारत बोलते हैं, जो अर्बन इंडिया है उसको इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे आर्टिकल लिखने वाले लोग इस प्रकार से विभाजित करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन 3 तरह की बड़ी दिक्कतें हैं। एक दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी की, एक दिक्कत है टेक्नोलॉजी की, और एक दिक्कत है एजुकेशन की। ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, 3 चीज़ें मैंने एक साथ क्यों जोड़ी? क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है अलग अलग लोगों के साथ। गरीबों के साथ तीनों अलग व्यवहार करते हैं, पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों के साथ तीनों अलग व्यवहार करते हैं। एजुकेशन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मिलता है, जबकि एजुकेशन का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए जो सबसे कम पढ़े लिखे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उल्टा किसको होता है? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को होता है, और ब्यूरोक्रेसी का फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को होता है। सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों का होता है, अर्बन लोगों को होता है। ये 3 जो है ये मजबूत करे किसको? ग्रामीण भारत को, कमज़ोर लोगों को, दलितों को, पीड़ितों को, अशिक्षित लोगों को, इलिटरेट लोगों को, तब जाकर के बात बने। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है मजबूत करती है उल्टा।
इसलिए हमारे देश के विकास में और खास करके इंक्लूसिव ग्रोथ में प्रॉब्लम है। समावेशी विकास क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये तीनों चीजें भेदभाव करती हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही है। आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो कमजोर लोगों के साथ आपको उन्हीं के भले की बात करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि आप उनका भला करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बात समझाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि एक शहरी आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, अपर कास्ट अपर क्लास का आदमी आपको कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। आपको सिर्फ आपके एक सिग्नेचर लेगा और अपना खुद का भला कर लेगा और आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचने देगा। वो पूरी फाइल तैयार करके लेके आएगा, करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा उसका, और आपको सिर्फ सिंगल एक सिग्नेचर करने और उसका भला हो जाएगा। और आपके लिए भी आसानी होगी कि आपके लिए कोई सरदर्द नहीं है। और ऊपर से मिनिस्टर का फोन भी होगा तो एक सपोर्ट हो जाएगा, मिनिस्टर साहब के चहेते हो जाओगे आप। गरीब आदमी ना तो मिनिस्टर से फ़ोन करवा पाएगा, ना फाइल तैयार कर सकता है, ना एप्लीकेशन लिख सकता है, और आप उसका भला भी करना चाहते हो लेकिन आप परेशान हो जाओगे। तो आदमी कंफर्ट जोन में रह करके जो हो रहा है उसे होने देता है, तो भला किसका होगा, समझ में आ गया ना। दूसरा, आपका कभी ट्रांसफ़र होगा या कोई दिक्कत आएगी तो आप उससे कहोगे तो वो मदद करने की स्थिति में भी रहेगा। लेकिन जिन हजारों लोगों का आपने भला किया है वो आपके ट्रांसफ़र के समय कहीं दिखाई नहीं देंगे, ना ही वो मदद करने की स्थिति में है। ठीक है, तो आपकी मदद कौन करता है? बदमाश आदमी, बड़ा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी ब्यूरोक्रेट की मदद करता है। ब्यूरोक्रेट वहाँ कंफर्ट जोन महसूस करता है, उसके लिए वो कंफर्ट जोन। इसलिए 90% ब्यूरोक्रेट उसी में जोन में ही रहना चाहते हैं और वो यही काम करना चाहते हैं। यही चीज़ शिक्षा के साथ है और यही चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ। तो टेक्नोलॉजी का भी सबसे ज़्यादा फायदा वही वर्ग उठाए, चाहे वो 5G हो चाहे कोई भी हो। इसलिए ये इनइक्वालिटी को बढ़ाती है, ये चीज़ें इनइक्वालिटी को बढ़ाती है, लेकिन इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विज्ञान के साथ यही है कि विज्ञान में आप पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको बहुत सोच समझ करके लिखना है। 4th पेपर के हिसाब से बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। तो जब ये समानता लेके नहीं आता, किसी को, गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंचाता, तो फिर हम इसके चक्कर में क्यों पड़े? क्योंकि ये एक माहौल है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो जाती है। समय के साथ टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो जाती है। एक समय में कैलकुलेटर बहुत महंगा था, बाद में बहुत सस्ता हो गया। फ़ोन बहुत महंगे थे, फ़ोन बहुत सस्ते हो गए। कॉल रेट बहुत महंगा था, डेटा का रेट बहुत महंगा था, वो बहुत सस्ता हो गया। तो आने वाले समय में कभी ना कभी वो उस वर्ग तक पहुंचेगा, उसका डिवोल्यूशन होगा। उस अपेक्षा में इसका पक्ष लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे, तो हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ऐसा समाज हो जाएंगे जो पिछड़े हुए लोग होंगे। इसलिए हमको इसके साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आए। दूसरी चीज़ जो हमने जियो इकोनॉमी वर्सेस जियो पॉलिटिक्स की बात की, तो जियो पॉलिटिक्स के साथ में जियो इकोनॉमी की बात राइटर इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ेंगे द हिंदू में, क्योंकि भारत ने RCEP भी ज्वाइन नहीं किया था पिछली बार, और हाल ही में उसने नए जो भी इस प्रकार के इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाले मुद्दे थे वो सब भी ज्वाइन करने से मना कर दिया। भारत ने इकोनॉमी में ये तय किया है कि हम बायलैटरल रिलेशन रखेंगे कंट्रीज़ के साथ, और बायलैटरल रिलेशन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन और ये सब ज्वाइन नहीं करेंगे, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप वाला नहीं करेंगे, बायलैटरल पार्टनरशिप करेंगे।
तो राइटर ये लिख रहे हैं, बड़े समझदार हैं, और वो ये समझाना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल के माध्यम से कि भारत को ये सब चीज़ें ज्वाइन करना चाहिए, वरना हम सब अलग थलग पड़ जाएंगे। हर चीज़ बायलैटरल रिलेशन से नहीं होती, क्योंकि ये सब क्यों नहीं करता इंडिया इसलिए नहीं करता, हमारे उद्योगपतियों, हमारे लोगों की कुछ शर्तें होती हैं कि अगर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टनरशिप ज्वाइन किया तो इसमें हमारा शोषण हो जाएगा और दूसरे लोग फ़ायदा उठाए जाएंगे। जैसे RCEP के समय कहा गया था कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर देंगे, इसलिए हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को लगता है कि चूंकि हमारे उद्योगपति बोल रहे हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे और हमारी इंडिजिनस पॉलिसी फ्लॉप हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो हम लोग ये सब नहीं करते। तो गवर्नमेंट इस कारण से नहीं करते। तो ये आपको लिखना पड़ सकता है कि नहीं करते तो क्यों नहीं करते, 8-10 पॉइंट उसका होना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके फेवर में भी 10 पॉइंट होना चाहिए। तो ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप चाइना के खिलाफ रणनीति बना रहे हो और चाइना को कई मामलों में पछाड़ना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो। तो आप जिन कारणों का हवाला दे रहे हो वो कारण तो मौजूद हैं, जैसे कि चाइना का डोमिनेंस। तो चाइना का डोमिनेंस तो आज भी बना हुआ है, आपने मल्टीलेटरल ज्वाइन नहीं किया तब भी चाइना का डोमिनेंस बना हुआ है। चाइना के साथ आपका व्यापार, तो आपका निर्यात बहुत कम है, आयात बहुत ज़्यादा है चाइना से आज भी। तो बायलैटरल के होते हुए भी मल्टीलेटरल आपने ज्वाइन नहीं किया, तो भी तो वही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, भारत के ऊपर सीमा पर वो वेपनाइजेशन करेगा या हथियार लेकर के आ जाएगा या भारत की ज़मीन पे कब्जा करेगा, तो वो भी उसने किया हुआ है। तो तीनों काम जिनकी वजह से हम डरे हुए हैं कि अगर हमने मल्टीलेटरल ज्वाइन किया तो ये हो सकता है, तो वो तो सारा हो रहा है, तो फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? हमारा चाइना के बिना काम चलता नहीं है, इंपोर्ट के बिना काम चलता नहीं है, तो बहुत सारा इंपोर्ट है हमारा, और चाइना के साथ ज़बरदस्त व्यापार है। तो फिर चाइना के बिना जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, पार्टनरशिप बनी है, हम वो ज्वाइन क्यों नहीं करें? उसके ज़्यादा जवाब सरकार के पास नहीं है, लेकिन आपको 10 पॉइंट्स दोनों के बनाने हैं। हमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, गूगल में जाएंगे और जब आप लिखेंगे जियो पॉलिटिक्स वर्सेस जियो इकोनॉमिक्स इंडिया करके लिखेंगे तो मिल जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स में ही मिल जाएंगे बाकायदा। गूगल की इमेजेस वाले में जाना, गूगल में लिखने के बाद इमेजेस में जाना, तो आपको तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? एक ये चीज़ है। शुरू में क्या बताया था हमने, पहला वाला? हाँ, थोड़ा सा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो करेंसी वाला, अभी आप पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि RBI ने अपनी पॉलिसी में लगभग पूरी छूट दे दी है और रुपया जो है वो डिप्रिशिएट होता जा रहा है, ठीक है? और मैंने आपको बताया भी था कि रुपए का डिप्रिशिएशन, जब ऐसा कुछ महामंदी हो और ऐसी दिक्कत हो, तब डिप्रिशिएशन ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। ये मनमोहन सिंह समझा रहे थे उस समय, जब रुपया कमज़ोर हो रहा था तब मनमोहन सिंह यही बात समझा रहे थे कि एक्सपोर्ट जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है क्योंकि ज़्यादा डॉलर मिलता है, और इंपोर्ट को नुकसान पहुंचता है। तो भारतीय लोग जो विदेशों से खरीदना चाहते हैं डॉलर में, उनको एक तरह से ये रोकता है। जब रुपया महंगा हो जाता, रुपया जो है वो गिर जाता है, तो उसका फ़ायदा है। तो मनमोहन सिंह जब समझा रहे थे तो सब लोग उन्हीं के ऊपर चढ़े जा रहे थे कि नहीं, गिरा हुआ रुपया मतलब गिरा हुआ प्रधानमंत्री। अब बीजेपी के लोग समझाने निकले कि गिरा हुआ रुपया फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अभी स्थितियाँ ऐसी है कि इसमें रुपए की गिरावट भी फ़ायदेमंद है। तो वो समझना नहीं चाहते, जबकि उनको पता है कि ये सही बोल रहे हैं।
लेकिन उस समय ये नहीं समझे थे, इसलिए अब ये नहीं समझना चाहते। बात समझ में आई ना? तो मैं आप लोगों को मैंने अपनी क्लास में भी बताया था कि इससे रेमिटेंस बढ़ता है। जो आदमी वहाँ खर्च करना चाहता है उसके बजाय वो इंडिया ज़्यादा भेजना चाहता है पैसे को। क्यों भेजना चाहता है? वहाँ लोकल में वो इन्वेस्ट करने के बजाय, बैंक में जमा कराने के बजाय, शेयर खरीदने के बजाय इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया में उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है रुपए में। तो एक तो भारत को इस रूप में रेमिटेंस के रूप में फ़ायदा है। दूसरा, हम अपना विचार त्याग देंगे। पहले मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदने में 55,000 रुपये लग रहे थे और इन दिनों में चूँकि रुपया गिर गया है तो अब 59,000 रुपये लगेंगे। तो हम वो विचार त्याग देंगे, हम सोचेंगे थोड़ा वेट करते हैं। तो उससे इंपोर्ट में जो है वो कमी आती है, तो पैसा आपके पास बना रहता है। और दूसरी चीज़, भारत के किसानों को या हमारे इंडिया के प्रोडक्ट जब विदेशों में बिकेंगे तो डॉलर में पैसा मिलेगा, तो वो रुपए में कन्वर्ट होकर के ज़्यादा हो जाएगा। तो इंपोर्ट को प्रोत्साहन मिलता है, एक्सपोर्ट जो बाहर करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है, इंपोर्ट हतोत्साहित होते हैं और रेमिटेंसेस बढ़ते हैं। तो कुल मिला के सभी तरह से फायदा है। लेकिन यही चीज़ तो पहले वाले समझा रहे थे, यही चीज़ समझा रहे थे। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, तब उनको लगा था कि ये कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। जब क्लास में हम ये बात कर रहे थे तब लोगों को लगा कि ये कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। अभी हम यही बात बता रहे हैं फिर से, अभी बीजेपी को फेवर लगेगा कि ये बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो पढ़िएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये सब समझिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में उथल पुथल है। युआन गिरा जा रहा है, यूरो गिरा जा रहा है। यूरो अभी ऑल टाइम नीचे है। यूरो कभी भी नीचे नहीं गया, लेकिन पहली बार नीचे है डॉलर से, ठीक है? येन गिरा है, ठीक है? और बल्कि यूएसए ने तो बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें तमाम देशों को मिला करके कौन सा समझौता बताया था, कौन सा अकॉर्ड था? बाकायदा समझौता किया, नाम बता देंगे आपको, तो ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? बताओ आप लोगों में से किसी को पता हो तो, या ग्रुप में डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी आ जाएगी, यूट्यूब पे देख लेना, कमेंट में डाल देंगे। मैं थोड़ा सा भूल गया। तो वो बाकायदा न्यूयॉर्क में एक होटल में जो है उन्होंने तय किया, और बल्कि अपना जो है उन्होंने डेप्रिशिएट किया, डॉलर डेप्रिशिएट किया, और डॉलर डेप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने काम किया। तो कई लोग तो इन सब चीज़ों को, नुकसान को कम करने के लिए जानबूझ करके ये करते हैं। अभी तो हमारे यहाँ एक तरह से रिजर्व बैंक ने फ्रीडम दिया है, तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? ये कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं होता है, बल्कि ये प्रोटेक्शन है, एक तरह का सुरक्षा है। जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसी चीज़ें आती है तो इसका कोई प्रेस्टीज नहीं होता है कि रुपया इतना हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 85 हो गया तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। ऐसा नहीं होता, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेस्टीज से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी नहीं समझता है ना भारत का, तो इसलिए आम आदमी को इस नाम से बेवकूफ़ बनाया जाता है, इससे राजनीति चमकाई जाती है, ठीक है? अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, और ये जो गिर रहा है उससे इस समय में हमको फायदा है, ठीक है? इसलिए रिजर्व बैंक ऐसा कर रहा है, ठीक है? अब वो आप देखोगे कि भारत में दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो वाकई में जो गलत चीज़ें हैं उनको अच्छा बना करके पेश किया जाता है और लोग उसको अच्छा मान लेते हैं, जबकि वो गलत है। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कई बार गलत बना करके पेश किया जाता है और लोग गलत ही मान लेते हैं उसको कि हाँ ये गलत है। तो ये भयंकर प्रॉब्लम है। उससे राजनीति में कोई रहे, देखो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री कौन बनता है, किस पार्टी की सरकार है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे बौद्धिक स्तर पर, समाज के ज्ञान पर, समाज की शिक्षा पर, उस पर सबसे ज़्यादा असर आता है। लंबे समय तक गलत जानकारियाँ समाज के अंदर पहुंच जाती हैं और वो उसे सही मानने लगते हैं और सही चीज़ों को वो गलत मानने लगते हैं।
और ऐसा जो समुदाय होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, आत्मघाती होता है। वो भस्मासुर की तरह होता है, किसी दिन वो खुद को ही भस्म कर लेता है, क्योंकि उसमें वो जो वरदान था ना भस्मासुर को, वही उसके लिए अभिशाप बन गया, जबकि वो वरदान है। इसलिए सही जानकारियां होना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज का मंच आपको सही जानकारी दिलवाता है, बस वो मंद मंद मुस्कुराने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपके पास ये मुद्दा उस रूप में, दुनिया के करेंसी बास्केट में डॉलर का मजबूत होना, ठीक है, और दुनिया की दूसरी करेंसी कमजोर होना। ऐसे समय में भारत के रुपए की परिवर्तनीयता, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रुपए का स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, रिजर्व बैंक करता है, उसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बट इस समय में रिजर्व बैंक भी वो प्रयास नहीं कर रहा है, रुपए को थामने की कोशिश नहीं की जा रही है। वो क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि उसके फ्लो को पूरी दुनिया ने इसी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरी दुनिया रिजर्व करेंसी मानती है, किसको? डॉलर को। और जब भी दुनिया के सामने तमाम तरह के ऑप्शन किसी भी व्यक्ति के पास रखे जाएंगे कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो वो यूएस में डॉलर में इन्वेस्ट करना उचित मानेगा। उसको लगेगा ये सबसे सुरक्षित है, यहाँ मैं सेफ हूँ। ठीक है, और यही अमेरिका की ताकत है। और मैंने आपको बताया था इसका सबसे बड़ा कारण है रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, पीस। तो अमेरिका जो है वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है, लोगों को महसूस कराता है कि यहाँ न्याय मिलता है, न्याय में विश्वास कराता है कि हमको जस्टिस मिलेगा, हमारे राइट्स सुरक्षित रहेंगे और यहाँ कानून का शासन रहेगा। ये चीज़ वो विश्वास दिलाने में कामयाब रहता है पूरी दुनिया को। इसीलिए डॉलर में विश्वास जगता है। नहीं तो डॉलर में ऐसा क्या है, दुनिया के दूसरे देश क्यों नहीं विश्वास जागृत कर पाते? ये चीज़ सऊदी अरब क्यों नहीं कर पाता? ये लोग रशिया क्यों नहीं कर पाता? चाइना क्यों नहीं कर पाता? जबकि चाइना पूरे दुनिया में व्यापार का 15% चाइना के पास, दुनिया के व्यापार का 15% चाइना के पास है। लेकिन युआन 7 पे पहुंच गया, $1 के अगेंस्ट 7। इसको बहुत बड़ी गिरावट मानी गई है 7 पे पहुंचना। भारत का व्यापार दुनिया के व्यापार में 2% है, जबकि जनसंख्या हमारी लगभग बराबर हो गई है। लेकिन हम दुनिया के व्यापार में कितना है? 2%। और चाइना कितना है? 15%। वर्ल्ड ट्रेड का 15% है उसके पास, बट वो डॉलर को चैलेंज नहीं कर पाता। डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, एक और जोड़ लीजिएगा, दुनिया भर में रियल एस्टेट की प्रॉब्लम, रियल एस्टेट के प्राइसेस और उसकी प्रॉब्लम। क्योंकि चाइना की अभी 2 बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चाइना को नुकसान पहुंचा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। वो 2 बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो है वहाँ की रियल एस्टेट वाली प्रॉब्लम, एक है ज़ीरो कोविड पॉलिसी। ज़ीरो कोविड पॉलिसी, शी जिनपिंग ने 2 काम किए। एवरग्रांदे को ख़त्म किया और उसने कहा हमारे यहाँ के जितने भी पूंजीपति हैं, खास करके जैक मा एंट ग्रुप के ऊपर भी उसने अटैक किया। और एवरग्रांदे जो वहाँ की रियल एस्टेट कंपनी थी उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने का मतलब उसको जितनी सरकारी सहायता थी, जितनी सुविधाएं थी, वो सब छीन ली। सरकारी बैंकों के माध्यम से जितना सपोर्ट मिलता था वो सब सपोर्ट खींच लिया। जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट था वो सब खींच लिया। तो उसका नुकसान उन कंपनियों को ये हुआ कि वो कोलैप्स होने की तरफ, और ये नाम लिया उन्होंने कॉमन प्रॉस्पेरिटी के नाम पे कि 100 साल मना रहे हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के, मनाने जा रहे हैं। ऐसे समय में हम माओ जेडोंग को याद करें
और फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों की तरफ चलें, खास करके कॉमन प्रॉस्पेरिटी, यानी सबका साथ सबका विकास। आम आदमी के पास भी पैसा होना चाहिए, सभी प्रॉस्पर हों, केवल अमीर आदमी आगे ना बढ़े बल्कि सभी लोग बढ़ें। तो ये तो चाइना के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए चाइना की ग्रोथ भी घट गई है। चाइना अभी बहुत कम ग्रोथ रह गई है उसकी। चाइना ग्रोथ करना चाहता था 6.5% से, वो 3.5% रह गई। चाइना की ग्रोथ 3%, 4% कम हो गई। तो उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। प्रॉपर्टी, चाइना का भी व्यक्ति भारत के लोगों की तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता था, और प्रॉपर्टी में जितने डेवलपर हैं, कॉलोनाइजर हैं, इन सब का एक ही स्टाइल होता है। अगर आप भोपाल में भी प्रॉपर्टी वालों को देखें तो वो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं और एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, और अगले प्रोजेक्ट वालों से फिर पैसा लेकर के पिछले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको उनको दे देते हैं। फिर कोई एक नई ज़मीन खरीद करके वहाँ फिर नींव खोद करके वहाँ फिर कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, वो पहले से बेच देते हैं। उनको लगता है कि हर प्रोजेक्ट में हमने जो 500 करोड़ लगाया, इसमें 100-200 करोड़ का मुनाफा होगा, और ऐसे हम 4-5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में जाकर के हमारे पास 1000 करोड़ होगा, वो हमारा पर्सनल होगा। और पूरा उधार में चलता रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से पैसा लिया रहता है। ऐसे समय में जो ये रिसेशन आया अभी 2008 वाली मंदी, 2008 की मंदी को अमेरिका में कहा गया था सब प्राइम क्राइसिस। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेशन है। 2022 में जो हो रहा है ये उसका रिपीटेशन, सब प्राइम क्राइसिस। ये लगभग वैसा ही क्राइसिस अभी, और इस बार जो शुरुआत है वो फेडरल रिजर्व से और वहाँ से नहीं है। कहाँ से है? चाइना से। और कोविड भी। तो मंदी से उबर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मंदी आ जाती है तो क्या होता है कि अगले प्रोजेक्ट के साथ में दिक्कत आ जाती है। वो जितने में सोचा होता है उतने में वो बिकता नहीं, और उसको जो 250 करोड़ का फायदा होने वाला था उसमें उसके बजाय आपको जाना है, आप जा सकते हैं। जाना है आपको? हाँ, दोनों को नहीं, आपस में बात कर रहे हैं ना आप, इसलिए। अच्छा, नहीं हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो अगले प्रोजेक्ट में जो उसको लग रहा था कि मेरा 200 करोड़ जो है वो नुकसान, 200 करोड़ का फायदा होगा, वो क्या होता है, नुकसान में बदल जाता है। बल्कि 500 करोड़ जो लगाए हैं वो भी अटक जाते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट फेल होने लगते हैं मंदी में, और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, और वो उसका असर फिर ग्रोथ पे आता है। क्योंकि चाइना की ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण प्रॉपर्टी भी था, रियल एस्टेट भी था। भारत में भी रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ज़मीनों के दाम, मकानों के दाम खूब बढ़े। उसका नुकसान किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि उस लेवल पर बबल बस्ट बोलते हैं इसको। जब भी आप बड़ा गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें खतरा रहता है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाता है लोग कान में उंगली लगाने लगते हैं, उनको मालूम है अभी बस्ट होगा। बात समझ में आई ना? तो जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा राइज होंगे उसके बस्ट होने की संभावना रहती है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, गोल्ड मार्केट भी। लेकिन गोल्ड में कभी भी इस तरह से राइज नहीं होते कि अभी 30 था और एकदम 70 हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। 30 का बहुत सालों बाद 50 होगा, फिर 60 होगा, इतनी आसानी से नहीं होता। अगर एकदम से राइज होगा तो फिर बस्ट हो जाएगा। आ गया समझ? तो ये सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया तो आपको निजी जिंदगी में भी इन्वेस्टमेंट में और उसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो इसलिए जो बिल्कुल एकदम पीक पे जब बस्ट होने वाला है तब बेच के जो लोग निकल जाते हैं वही फायदे में रहते हैं। नहीं तो बस्ट होने के बाद जब बेचते हैं आप तो फिर ज़्यादा पैसा नहीं आता। इसलिए अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर रखा है तो जब वो बिल्कुल हाइट पे है तभी बेचने में फ़ायदा है, वो एक दिन नीचे आएगा। ठीक है, जैसा चाइना, सरकार की पॉलिसी बदलते देर नहीं लगती। ठीक है, तो भारत में भी ये समस्याएं हैं। तो भारत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं, मैंने आपको बताया कि पहले भी बात की थी कि अगर मोदी जी को पता होता कि कोविड की क्राइसिस आने वाली है, यूक्रेन पे हमला होने वाला है और फिर ये महामंदी आने वाली है, तो ये छठवीं चीज़ है भारत पे नुकसान पहुंचाने वाली। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन था,
2016 वाला। उसके बाद जीएसटी था। जीएसटी का आइडिया नहीं था कि वो इतना नुकसान कर देगा। फिर उसके बाद कोविड आ गया और इतने सारे लॉकडाउन लगे और इतने समय तक बंद रहा। फिर यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी रशिया ने, वो कोविड से ज़्यादा नुकसान कर गया। यूक्रेन पर जो चढ़ाई हुई रशिया की, वो कोविड से भी बड़ा डिजास्टर है। क्योंकि कोविड में जो दुकान बंद हुई थी उसमें दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ था, दुकान केवल बंद थी। जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन दुकान खोलते ही ग्राहक सामने खड़ा था और दुकान को प्रॉफिट होने लगा था। लेकिन रशिया तो, यूक्रेन तो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो यूक्रेन में जो खेती होती थी सूरजमुखी की, यानी कि सनफ्लावर ऑयल की, गेहूं की, वीट का बहुत बड़ा वो पार्ट था। यहाँ तक कि रशिया में भी जो खेती होती थी वो नहीं हो पाई क्योंकि लोग युद्ध में लगे हुए हैं। न तो रशिया खेती कर पाया और ऑयल तबाह हो गई। कुछ चीजें जो है मेंटेनेंस मांगती है, उसी दिन चालू नहीं हो सकती, उसमें मेंटेनेंस में टाइम लगता है। कुछ फैक्ट्री ऐसी होगी, दुकान को तो आप खोलेंगे उस दिन से चल जाएगी, लेकिन फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो फिर से मशीनों को चालू करना है, फिर से सारे कारीगर बुलाना है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये जो क्राइसिस है ये लंबा जाएगा, इसका नुकसान 3-4 साल तक जाएगा। तो वो भारत पे उसका भी असर है। अनावश्यक बहुत ज्यादा पैसा दे करके चीजें इंपोर्ट करना पड़ रही है, दूर से इंपोर्ट करना पड़ रही है। और चूंकि खतरा ज्यादा है और युद्ध है तो इंश्योरेंस कराने पड़ रहे हैं कि रास्ते में दिक्कत। कई बार इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खतरा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डैमेज करती है। ऐसा करके लगातार अर्थव्यवस्था पे लगातार प्रवाह है। तो अंतिम चीज आ गई रिसेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन और मंदी, महामंदी। तो ये छठवां अटैक हो गया। और इन सबके बाद फिर ऊपर उठ करके खड़ा होना है फिर से। इसलिए अर्थव्यवस्था इस तरह से चौपट हुई जा रही है। और ऐसे में आपने जो टारगेट रखे हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और इन्हीं दिनों में जीरो एमिशन वाली बात भी चल रही है कि कार्बन एमिशन कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। यानी कोयले से हम लोग इस पे आ जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो उल्टा काम है। ये सब हमको तब करना चाहिए था जब सब कुछ ठीक चल रहा था और जब सब कुछ बुरा चल रहा है तब हमने संकल्प बहुत उठा लिया। ठीक है, आया समझ? तो अपॉर्चुनिटी में तो ये देखिएगा। तो इस तरह से बनाइए मुद्दों को और इन सब चीज़ों को करिए तो आपका वैश्विक समझ जो है वो बढ़ती जाएगी। आर्टिकल पढ़िए, सबसे पहले आर्टिकल पढ़िए। और ध्यान रखिए 1-2 आर्टिकल पढ़ने से नहीं आता। किसी भी मुद्दे पर कम से कम 15-20 आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के एक समझ विकसित होगी। आजकल के जो निबंध आ रहे हैं आप देख रहे हैं ना, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में कैसे निबंध आते हैं, कब लिख पाते हैं? बहुत कम। हम लोग बहुत सारी चीज़ें रटते हैं तब थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, ध्यान रखिए। बहुत कम लिख पाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। और जो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है तो वो तो एकदम से ही खत्म हो जाता है। आपने 100 पेज, आपने 100 शब्दों में पढ़ा, 1000 शब्दों में पढ़ा और 2-3 लाइन में खत्म हो गया, क्योंकि हम तो पॉइंट्स में लिखने को कहते हैं। पैराग्राफ में तो हो सकता है आप 1-8 पेज में लिख दें 1000 शब्दों, 100 शब्दों में लिख देंगे, 150 में। लेकिन हमारे जो स्टाइल से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो 25-30 शब्द में खत्म हो जाएगा आपका 1000 शब्द का आर्टिकल। तो फिर आपको कितने शब्द पढ़ना पड़ेंगे, कितना कलेक्शन करना पड़ेगा? क्वालिटी उसी से आती है। आंसर तो सभी बच्चे लिख के आते हैं, सारे बच्चे आंसर लिख के आते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं होती, ध्यान रखें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, इंडियन टेंडेंसी ये है कि हम अगर 8 घंटा 10 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं तो हम खुद को शाबाशी देने लगते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर नहीं जाते।
मान लीजिए कोई 4 महीने तक लगातार ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और उसको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, और 4 महीने में 2 महीने उसने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, एक आध महीना उसने मिडिवल पढ़ लिया, एक आध महीना एंशिएंट पढ़ लिया, तो वो तो 10% 15% पार्ट है आपकी तैयारी का ओनली। उससे आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आपको उतनी शिद्दत से ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसी शिद्दत से करंट अफेयर्स भी करना है, उसी पूरी हिम्मत के साथ और उसी जज्बे के साथ में आपको पॉलिटी भी करना है, इकोनॉमी भी करना है, सब करना है ना, सारे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है। यूपीएससी इस तरह से तो वॉच नहीं करता है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और साल भर आपने बिल्कुल आलस्य नहीं किया और आपने बहुत मेहनत की और आप रोज 12 घंटे पढ़ते थे इसलिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस आधार पर नहीं होता ना सिलेक्शन। बहुत सूझबूझ के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अपना रोज का समय जो है बहुत सूझबूझ करके खर्च करना पड़ेगा। परीक्षा में आप क्वालिटी से कैसे लिखेंगे, कहाँ से मुद्दे लाएंगे, जोड़ेंगे, ये वो आपके ऊपर है। कंपटीशन है। सबसे बढ़िया लिखना है आपको, सबसे अच्छा लिख के बताना है, तब जीत पाएंगे। तो बहुत बैलेंस रख करके चलना पड़ेगा, कई तरह का बैलेंस, इंट्रा सब्जेक्ट भी और इंटर सब्जेक्ट भी। एक ही सब्जेक्ट में भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में कौन सा हिस्सा पढ़ने लायक है। तो मैंने आपको अभी कल से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, आज मैं सिटीजनशिप बता के पॉलिटी आखिरी करूंगा। तो ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो ज्योग्राफी में भी अलग अलग जगह से, जैसे कलेक्टर के लिए ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने आपको बताया ना, डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए अधिकांश प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए होते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न कभी कभी वो दूसरा बना देता, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा असर डालती है हमारे ऊपर। पॉलिटी में डीपीएसपी और इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो पॉलिसी बनाने में, आपका काम ही पॉलिसी मेकर है, वो पॉलिसी बनाने में काम आते हैं। तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा अपनी तैयारी में, और इसके लिए लंबी क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी थोड़ी सी। जितना भी कुछ बताया गया है पहले उन सबको सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से। बहुत सोच समझ के बताते हैं हम लोग, उसको समझिए थोड़ा सा, उसका कारण है। दूसरी क्लासेस सिलेबस कंप्लीट कराती है, हम आपको वो हिस्सा बताते हैं कि जो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, किस हिस्से पे ज़्यादा ध्यान देना है, और बैलेंस करना सिखाते हैं उसके साथ। इसलिए करंट अफेयर्स में मैंने मुद्दे लिखवाना शुरू किए ताकि इतना कुछ पढ़ने का है, उसमें से आपको कौन सा हिस्सा अच्छे से करना है, नोट्स किसके बनाने हैं, क्योंकि सबके नोट्स तो आप नहीं बना पाएंगे। करंट अफेयर्स में तो रोज 100 मुद्दे तैयार हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी देखोगे तो 15-20 हो जाएंगे। हम तो सप्ताह भर में 5 या 6 बताते हैं आपको, तो उसका तो नोट्स बन सकता है, निबंध लिख सकते हो और वो परीक्षा में दिख जाएगा आपको। तो क्या कारण है कि यही मुद्दे बताए गए हैं, तो उसका कारण आपको एग्जाम में समझ में आएगा। पेपर उठा के देखो पिछले साल के, अभी जो पेपर हुए 25 तारीख को जो खत्म हुए, उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब पहले क्यों बताया था। उठा के देखो, उसमें लैंग्वेज देखो, आप वही लैंग्वेज मिलेगी जो हमने यहाँ डिस्कस की है, और कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है। आप पेपर उठा के देखो, अभी 25 तारीख का पेपर है, वीडियो आप सुनेंगे पहले वाले तो उसमें आपको सारे मुद्दे मिलेंगे। हम तो इतने सालों से बोल रहे हैं, 25 से ज़्यादा साल हो गए हमको यही सब बोलते बोलते, और होता वही है, लेकिन 1% लोग मानते हैं और वो फायदे में रहते हैं। हमारी बात मानने वालों का प्रतिशत 1% है। 100 लोग बैठे होते हैं तो 1 व्यक्ति बात मानता है, और ये हमने माना हुआ है कि 100 पे 1 मानेगा 100 पे 1 व्यक्ति मानेगा, ये हमने मान लिया, इससे ज़्यादा मानेंगे नहीं। क्योंकि वो जो बच्चा होता है ना, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता, उसको समझ में ही नहीं आता। मार्केट में इतना भ्रम है, इतने तरह के वीडियो हैं, इतनी तरह की चीज़ें हैं कि वो समझ में नहीं आता उसको, वो उस चीज़ को जानता ही नहीं है, सच्चाई को समझ में नहीं आती, और हम फ्लैट बोलते हैं।
बहुत ही फ्लैट बोलते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो एकदम ऐसे बोल के निकल जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आती, उसमें कोई लटका झटका नहीं। आप हमारा स्टाइल देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, हम जोर नहीं देते किसी चीज पे, क्योंकि वो साधारण बात है। और साधारण चीज साधारण तरीके से अगर इस तरह से बताई जाए तो वो समझ में नहीं आती। आप समझिए उस चीज, नोट्स बनाइए, आप फायदे में रहेंगे। पुराने पेपर देख सकते हैं, आपको कंफर्म करना है तो पुराने पेपर देखें, आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ बताया हुआ है लाइन से। बस ये है कि कई लोग सोचते हैं ऐसे माइक पकड़ के भी समझाया जा सकता है क्या, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप देखो तो सही। आउटलाइन देने की जरूरत पड़ती है उसको, एक सिलेबस को। बाकी तो आप ही को करना होता है, रटने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। मेरे रटने से फायदा होता तो मैं दिन भर रट लेता, फिर शाम को यहाँ खड़ा हो जाता। मेरे रटने से फायदा नहीं होगा, आपके रटने से फायदा होगा, क्योंकि लिखना आपको है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हमने बता दिया। और सपोर्ट में रीडिंग मटेरियल क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग ग्रुप में डालते रहते हैं, तो एक ग्रुप से जुड़ जाइए, सब लोगों को बताया हुआ है। और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो नोट्स ले लीजिए, पुराने वीडियो देख लीजिए, पुराने वीडियो देख लीजिए और सपोर्ट मिल जाएगा आपको। रिपीट कर लीजिए, पुराने वीडियो को भी दोबारा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें नई बात निकल करके आ रही। उसी मुद्दे को पढ़ रहे हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट का आप पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, दूसरे तरीके से समझाया हुआ है। तो शब्दों की जादूगरी है, पूरा सेंटेंस बनाना आना चाहिए, शब्दों की जादूगरी है, उसी का खेल है यूपीएससी, लिखने का खेल है। तो इसलिए लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस का कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ये आपको महान बना देगी। चाहे वो प्रीलिम्स के पेपर की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पेपर, चाहे वो मेंस के टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है बस। बाकी सारी फालतू बात है। मैं जितना लेक्चर दे रहा हूँ इन सबको भी यदि आप प्रैक्टिस करके लिखेंगे नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे। कई लोग बहुत बाद में लिखना शुरू करते हैं, बहुत बाद में 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। जिस दिन वो लिखना शुरू करते हैं वाकई में तैयारी उसी दिन शुरू होती है, ध्यान रखिए। लिखते समय आपको ऐसा लगता है कि हम केवल जितना हमने पढ़ा था उसका केवल 15%, 20% ही लिख पाए हैं, 80% तो साफ हो गया है। तो फिर पढ़ने का स्टाइल चेंज होता है। कई लोग बोलते हैं हम पहले कुछ सीख लें, पढ़ लें, 1 साल बहुत मेहनत कर लें, फिर टेस्ट देंगे। और 1 साल टेस्ट देने के बाद पता चला कि ये 1 साल पहले देना था, ताकि 1 साल कैसे पढ़ना था वो उसी में तो पता चलना था। क्योंकि 80% तो आप लिख ही नहीं पाए, केवल 15 से 20% लिख पाए। 50% जिस दिन लिख देंगे उस दिन इंडिया टॉप कर जाएंगे। तो टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि क्या लिखना है, तो फिर पढ़ते समय किस चीज का ख्याल रखना है। क्योंकि पिछले सप्ताह हमने ये पढ़ा था और 15% लिख पाए थे, तो फिर पढ़ने में अटेंशन बढ़ जाता है, पढ़ने की क्वालिटी बढ़ जाती है, तो अगली बार आदमी लगभग 30% लिख के आता है। फिर वो जो 20% छूटा हुआ है, 15% और छूटा हुआ है, तब उसको लगता है कि पढ़ने में और क्वालिटी लेके आना पड़ेगी, मतलब ऐसे पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स का भी बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं देते, वो सोचते हैं कि इंसल्ट होगी, ये होगा। तो प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं तो वो सोचते हैं 15-20 ठीक होंगे, 100 में से 25 से ज़्यादा ठीक नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा ठीक नहीं होंगे, क्या करना टेस्ट देके। लेकिन आप टेस्ट दोगे तो पता चलेगा ना कि आपके 30 ठीक हुए, 70 ठीक नहीं हुए, जबकि आप पढ़े जा रहे हो। अगर उसको इस तरह से पढ़ा होता तो 40 ठीक हो जाते, पढ़ने की तरीका बदल जाएगा आपका। तो टेस्ट देने से ही पता चलेगा कि आपको कैसे करना है, फिर 40 ठीक होने लगेगा। टेस्ट देकर के फिर पढ़ेंगे तो फिर 40 होगा, ठीक है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट लगाता है ना, सबसे पहले आपका टेस्ट करवाता है और फिर देखता है कि आपका हीमोग्लोबिन 9 है
तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाई देता है ताकि वो 13 हो जाए। आरबीसी कम है तो आरबीसी बढ़ाने वाली देगा। जो चीज कम है उसी की तो गोली देगा ना। अगर वो शुरू से ही पहले दिन ही आप जाओ और बिना टेस्ट के वो बहुत सारे दवाइयां दे दे तो फिर तो पूरा मेडिकल की दुकान खरीद के ले आओ। तुम्हारे यहाँ जितनी भी दवाई है सब एक एक पत्ता दे दो एक एक स्ट्रिप सबके दे दो, क्योंकि हमको सब खानी है। क्योंकि क्या क्या करना है, करना क्या है, टेस्ट से ही तो पता चलेगा। तो टेस्ट से घबराइए मत। टेस्ट कभी भी ऐसा नहीं कि 1 साल तैयारी कर लें फिर टेस्ट देंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है। टेस्ट सबसे पहले दीजिए, पहले दिन दीजिए टेस्ट, पहले दिन, सबसे पहले दिन, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और ऐसे क्वेश्चन से कैसे लड़ा जाता है। उसके लिए पढ़ेंगे कैसे, नहीं तो आप छोड़ देंगे बहुत सारी चीजें। नर्मदा की लंबाई तैयार कर लेंगे, नर्मदा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उसको पढ़ लेंगे, और जिसमें लिखा हुआ है कि दाईं तरफ से ये सहायक नदी आकर के नर्मदा में मिलती है, ये आप छोड़ देंगे। परीक्षा में पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी दाईं तरफ से आकर के मिलती है, ये परीक्षा में पूछा, तब फिर लगेगा कि पढ़ा नहीं हमने, फिर आप पढ़ने के लिए जाओगे। टेस्ट पहले से दिया हुआ है तो क्या होगा, आपको पता रहेगा कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे आप तो डबल मेहनत नहीं लगेगी। साधारण सी बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से मेंस का टेस्ट देंगे तो लिखेंगे आप, और लिखेंगे तो आपको लगेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम पे 100 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। मैं अभी आपसे कहूँ 100 शब्द लिख के बताओ एपीजे अब्दुल कलाम पे, कितने लोग लिख सकते हैं, आप खुद ही बताओ, अंदाजा लगाओ। 100 शब्दों में फिर बकवास करने लगोगे कि बड़े साधारण आदमी थे, अच्छे आदमी थे, सरल आदमी थे। ये चीजें तो मार्क्स नहीं दिलाती ना। 5 किताबें बता सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, नहीं बता पाएंगे। उनका जन्म स्थान, जन्मदिन, सन बता पाएंगे, कोई एक आध आदमी बता, 2-3 बता देंगे। कब से कब तक वो राष्ट्रपति रहे, कौन से सन से कौन से सन तक, नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे हम। साधारण सी चीजों की भी बहुत सारी चीजें हम नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि हमने कभी टेस्ट नहीं दिया, कभी लिख के नहीं देखा अब्दुल कलाम को 100 शब्दों में। एनी बेसेंट को नहीं लिख पाते मॉडर्न हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले नहीं लिख पाते थे जब हमने लिखाना शुरू किया। राष्ट्रगान के ऊपर नहीं लिख सकते, नेशनल एंथम के ऊपर 100 शब्द नहीं लिख सकते थे बच्चे। और उनसे कुछ करो तो बोले सर बस प्रीलिम्स हो जाए, मेंस को तो फोड़ देंगे। कैसे फोड़ दोगे? ये फोड़ने तोड़ने से नीचे बात ही नहीं करते हो। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सॉलिड पढ़ाई लगती है, बहुत ही सॉलिड। एक एक चीज लिखना पड़ती है और वो काउंट होती है, मार्क्स मिलते हैं उसमें। इसलिए उस चीज को समझो। और ये कंपटीशन है, वो उम्मीदवारों की कमी से नहीं जूझ रहे, उम्मीदवार बहुत हैं और अच्छा अच्छा लिख के दे रहे हैं उनके। ऐसा नहीं कि उनके पास क्वालिटी वाले लोग नहीं है, इसलिए वो ढूंढेंगे कि मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, वो कहाँ छुपा पड़ा है। वो आपको नहीं खोज रहे हैं, उनको जो अच्छी क्वालिटी दे देगा वो उसको चुन लेंगे, और लोग देने को तैयार हैं। लोगों के पास है क्वालिटी, हमारे पास है ऐसे कैंडिडेट जो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो आपको क्यों लेंगे? आपको क्वालिटी विकसित करनी पड़ेगी अपने अंदर। पर उसमें भी क्वालिटी विकसित करने में भी 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करके बहुत सारी असफलताएं प्राप्त करके वहां तक पहुंचते हैं, और कुछ लोगों का माइंड ही ट्रिकी होता है, और उस ट्रिकी माइंड से वहां बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। स्मार्ट वर्क, बहुत कैलकुलेटेड लाइफ होती है उनकी, बहुत कैलकुलेटेड पढ़ाई होती है, और उनको मालूम है कि मुझे नेशनल एंथम में 10 बातें लिखनी है। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद होना चाहिए, कौन से अधिवेशन में उसको गाया गया ये याद होना चाहिए, कितने सेकंड में उसको कंप्लीट करते हैं ये याद होना चाहिए, कितने स्टेंजा हैं, कितनी लाइन है उसमें, मुझे ये याद होना चाहिए। वो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, और हर चीज में उनको यही दिखता है। फिर
हर चीज में ये दिखता है। कई लोग निबंधात्मक तैयारी करते हैं और वो विकल्पों को तैयार करते हैं। उनको मालूम है कि कुनोपालपुर में वो चीता आया हुआ है, तो चीते के ऊपर कितनी तैयारी करना है उसको पता है, तो प्रीलिम्स में भी बैठता है, मेंस में भी वही पॉइंट दे के आते हैं, और इंटरव्यू में जब उससे क्वेश्चन होता है तो तड़ातड़ वही बोल देते हैं, तो वहाँ इंप्रेशन जमा आते हैं। तो तीनों में वो एकदम से सटीक तैयारी हो जाती है, एकदम से तैयारी होती है। तो बनाइए आप भी चीता के ऊपर, कुनोपालपुर के ऊपर एक नोट्स, और एकदम परफेक्ट तैयारी करके बताइए। 10 पॉइंट्स में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चीता के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट। फिर देखिए आपको कोई पछाड़ ही नहीं सकता। पर आप लोग लिखेंगे नहीं ना, आप लोग पढ़ते रहेंगे, कभी क्रॉनिकल में पढ़ेंगे, कभी कहाँ पढ़ेंगे, कभी न्यूज़पेपर में, कभी किसी वेबसाइट पे, बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे नहीं, तब तक वो 10 पॉइंट्स तैयार नहीं होंगे। पहले आप देख करके लिखिए, फिर 2-3 सोर्स से मिला करके लिखिए, फिर एक दिन बैठ करके 2-3 दिन भूल जाने दो उन सबको, और फिर किसी दिन बैठ करके उसको 10 पॉइंट्स लिख के देखो। तो आप 2 या 3-4 पॉइंट के बाद में आप स्ट्रगल करने लगेंगे, 5वां पॉइंट मिलेगा नहीं आपको, मिलेगा ही नहीं। वो क्वालिटी वाला नहीं होगा, फिर वो बकवास वाला होगा कि ये बहुत तेज दौड़ता है ये बकवास पॉइंट है इसका कोई मतलब नहीं है। आ गया समझ में? जिस दिन आपकी ऐसी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, दरअसल हम लोग सांत्वना देना सीख गए ना, खुद को सांत्वना दे देते, हम पीठ थपथपा देते हैं कि नहीं हम सुबह से तो पढ़ रहे हैं, अब और क्या मरें क्या, अब और क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट देना होता है। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करें, उनके पास है ऐसे लोग जिनके पास क्वालिटी है, जिन्होंने 11th से तैयारी शुरू कर दी थी, जिसने फर्स्ट ईयर से कर दी थी, जिसके पास ढेरों किताबें, ढेरों नोट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास जो रात दिन बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं उनके पास, उनमें से निकाल लेंगे वो। आपको उनमें जाना होगा, उस नॉलेज पूल में घुसना पड़ेगा। हम लोग हमारी क्षमता के हिसाब से जैसा कर लेते हैं, उस पे कई लोग मुझे भी प्रश्न दिखाते हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप, हमने बड़ी मेहनत से लिखा है तो आप इस पे शाबाशी तो दो, कुछ तो बोलो। मतलब क्योंकि हमने लिखा और कितना हार्डवर्क किया ये हम जानते हैं, लेकिन आपका हार्डवर्क कॉम्पेरेटिव देखा जाएगा, तुलनात्मक देखा जाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपकी मेहनत कोई सीसीटीवी से देख नहीं रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं किसी को। आपको कंपैरिजन में ठीक आना है, कंपैरेटिव चार्ट जब बनेगा वहां आपको ऊपर आना है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि चीज समझ में आ रही होगी कि क्यों हम ये सब चीजें बता रहे हैं। अब इसमें हम आपके लिए फैसिलिटेटर हैं, मददगार हैं, करना आप ही को है, हम मददगार हैं। जैसे जिम में वजन आपको उठाना पड़ता है, वो तो इंस्ट्रक्टर होता है, वो केवल आपको देख रहा होता है, वो बोलता है नहीं अब 5 किलो उठाया, अब 7.5 किलो उठाओ चलो, वो थोड़ी उठाता वजन तो आपको उठाना, थोड़ा बहुत हो सकता है सपोर्ट कर दे। घर पे खाने पीने के लिए कहता है ये खाओ वो खाओ ये खाओ, प्रोटीन डाइट लो, तो वो आपको बोल देता है, उसके बाद डाइट खाना भी वो घर पे देखने थोड़ी आता, आप ही को खाना है, सब काम आप ही को करना है। हाँ, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन का फायदा भी तो है, क्योंकि आपको अकेले तो समझ में नहीं आता, वो तो अनुभवी है, उसने बहुत सारे लोगों को उस लेवल पर पहुंचाया, तो उसको पता है कि ये आएगा कैसे लेवल। अगर आप पूरा फॉलो करोगे तो वो लेवल आ जाएगा। बस यही मदद हमारी तरफ से आपके लिए है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। तो आइए सिटीजनशिप वाला थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11, आज पॉलिटी का आखिरी दिन, आपके लिए काफ़ी सारा होमवर्क, और ख़ास करके सिटीजनशिप। 5 से 11 आर्टिकल 5 to 11, 5, 6, 7, 8 आर्टिकल जो हैं वो अभी काम के नहीं हैं, पुराने आर्टिकल हैं, एक तरह से जो संविधान लागू होने के समय में थे वो है। आर्टिकल 5 तो वो है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है तब नागरिकता क्या है, ठीक है। 5 प्रकार से नागरिकता आती है, 5 प्रकार से नागरिकता आती है। तो वर्टिकल ऐसे लिख लो, BRAND, RAND, B फॉर बाय बर्थ,
B for by birth, R for registration, by registration, A for by acquisition, BRA, A for by acquisition, N for by naturalization, N for by naturalization, and D for by descent। 4 तरीकों से नागरिकता प्राप्त होती है। पहली बर्थ से, जन्म अगर भारत में हुआ है, और रजिस्ट्रेशन से, एक्विजिशन से, जैसे कि पौंडीचेरी को एक्विजिशन कर लिया। किसका राज्य था? पौंडीचेरी पे फ्रेंच कॉलोनी थी, तो जब फ्रेंच लोग चले गए तो 1961 में वो किसका भाग बन गया? तो सच में भारत का। तो जितने भी पौंडीचेरी के लोग थे वो सब भारतीय नागरिक हो गए, क्योंकि एक्विजिशन हो गया। तो जिस तारीख को एक्विजिशन होगा उस तारीख से वो सारे लोग भारतीय नागरिक होंगे। एन फॉर नेचुरलाइजेशन एंड डी फॉर डिसेंट, यानी माता पिता में से, दादा दादी में से अगर कोई भारतीय रहा है तो उसके बच्चों को भी नागरिकता मिल जाती है। तो ये 5 तरीके होते हैं। और आर्टिकल है 5, 6, 7 और 8। तो 5 मैंने आपको बताया बाय बर्थ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब जो लोग भारत में पैदा हो चुके थे वो सब भारत के नागरिक थे। आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान जाने वाले, सॉरी पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको नागरिकता देने की बात 5-6 में लिखी है, आर्टिकल 6 में। फिर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, 7 में ये लिखा हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वहां उनको लगा कि वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें हम आना चाहते थे, और उनको गलती का एहसास हुआ और वो लौट के आए, वो है 7 में, उनको नागरिकता। और 8 का मतलब ये है, नहीं 5, 6, 7, 6 और 7 हो गया। और 8 का मतलब ये है कि जो लोग विदेशों में थे उस समय, जो लोग विदेशों में थे, खास करके भारत में नहीं थे उस समय में जब संविधान लागू हुआ, ऐसे सारे लोगों को भारत की नागरिकता देना, न वो पाकिस्तान में थे और न। तो 2 प्रकार के हमारे यहाँ लोग हैं, एक तो जो भारत के नागरिक हैं और दूसरे कहे जाते हैं एलियंस, विदेशी। विदेशी को हम लोग क्या कहते हैं? एलियंस। और एलियंस 2 तरह के हैं, एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस जो उनको बोला जाता है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं, उनको एनिमी एलियंस कहा जाता है। वर्तमान में हम लोग पाकिस्तान वालों के बारे में बात करते हैं, एनिमी एलियंस। और बाकी देशों के जो नागरिक हैं वो फ्रेंडली एलियंस, मित्र विदेशी नागरिक। आर्टिकल 10, 9, 10, 11, खास करके 10 और 11 में पूरी, 9 में और 10 में 11 में ये व्याख्या है पूरी कि पार्लियामेंट को अधिकार दिया हुआ है कि आप नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के और इसके माध्यम से किन किन लोगों को नागरिकता देने के नियम बना सकते हो। तो आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावरफुल, एम्पावर करते हैं, ताकतवर बनाते हैं कि आप नागरिकता अधिनियम बना सकते हो। नागरिकता अधिनियम है 1955 का। सिटीजनशिप एक्ट कब का है? 1955 का। उसमें अभी तक 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं। संसद ने 5 अमेंडमेंट किए हैं। सबसे लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिसका विरोध हुआ था, CAA। ठीक है।
तो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या क्या चेंजेस आए ये नोट्स बनाना है। 1955 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट चौथा जो किया था वो आडवाणी जी ने किया था 2004 में, जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने करवाया था। उसमें उन्होंने सेक्शन 14A जोड़ा था और सेक्शन 14A जोड़ करके उन्होंने NPR बनाने की बात की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक तरह से। और पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन भी चुका था 2010 में मनमोहन सिंह के समय, ऑलरेडी NPR हो चुका है एक बार। बस उन्होंने 14A में ये कहा कि NPR जो बनेगा, और NRC की बात भी उन्होंने, दरअसल NRC गलत शब्द है, मिसनॉमर है, असली नाम है NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, NRIC। NRC हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो गलत है, NRC नहीं होता, असली नाम क्या है, NRIC, नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय पंजीयन। और NRC जो डेटा लिया जाएगा वो NPR से लिया जाएगा, ये उन्होंने बता दिया। NPR का पिछली बार भी मैंने बताया था, NPR किसको कहते हैं, जिसमें पूरी जनसंख्या में विदेशी लोग भी जो हमारे यहाँ रहते हैं उनका भी जानकारी होती है, केवल NRI को छोड़ के। बाकी जितने भी लोग भारत में हैं उन सब की जानकारी, डिटेल जानकारी, ज़्यादा डिटेल नहीं होता लेकिन 10 पॉइंट्स होते हैं उसके। और जो सेंसस होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और अदर होते हैं, तो सेंसस अलग चीज़ है, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अलग चीज़ है, और NRIC बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। NRIC वाकई में जो सिटीजन है उन्हीं का रजिस्टर है। NRIC किसका रजिस्टर है, केवल सिटीजन्स का रजिस्टर है, जबकि NPR का मतलब है जितने भी लोग भारत के टेरिटरी में रहते हैं उन सब का जानकारी, सबका रजिस्टर। तो NPR का मतलब सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन NRIC का मतलब सिटीजनशिप है, ठीक है। और NRIC और ये जो दोनों हैं इनमें से डेटा आपस में लिया जा सकेगा, यानी वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, यहीं से। NPR सेंसस से थोड़ा अलग है, सेंसस के पॉइंट्स अलग होते हैं। सेंसस में बायोमेट्रिक नहीं लिया जा सकता, जबकि NPR में लिया जा सकता है। आधार में बायोमेट्रिक लेते हैं, इसलिए आधार अलग चीज़ है, सेंसस अलग चीज़ है, NRIC अलग चीज़ है और NPR अलग चीज़ है, सब अलग अलग है। आधार इसलिए केवल आपका एड्रेस प्रूफ है, वो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार क्या है, एड्रेस प्रूफ। आधार ओनली एड्रेस प्रूफ। चीजें समझ में आ रही? तो इन सब में अंतर लिखिए कि क्या क्या डिफरेंस है। 11 में वो टर्मिनेशन की बात भी करते हैं कि टर्मिनेट हो कैसे होगा, रिनंसिएट कैसे होगा, नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, किसी की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। फ्रॉड तरीके से अगर डॉक्यूमेंट दिए तो नागरिकता संसद समाप्त कर सकता है, या प्राधिकारी कोई भी जो अथॉरिटी होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, वो उसको खत्म कर देगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी। आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता, 8वें वाले में है वो, शायद 8वें वाले में है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो, नहीं 9वें वाले, 9 में है शायद, 9 में या 8 में, किस में देख लेना, कि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन ये आपको सिलसिलेवार मैंने बता दिया, ये होमवर्क भी है आपका। और ये इसलिए बता रहे हैं, करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं। CA NRC का बड़ा बवाल हुआ था ना भारत में, और अभी भी वो पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज होनी है, तो ख़त्म थोड़ी हुई है, कानून तो बना हुआ है। और उसमें 2 बड़े बदलाव हैं।
एनआरआईसी के अंदर जो चेंज हुआ है उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो नेचुरलाइजेशन से, रजिस्ट्रेशन से जो नागरिकता प्रदान करने के लिए जिन लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, वो अयोग्यता खत्म हो जाती यदि वो हिंदू है, पारसी है, जैन है, सिख है, ईसाई है। मुसलमान को छोड़ करके बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुसलमान उसके तहत नहीं आएगा। और जो 11 साल की है कि 11 साल तक आवेदन देने के बाद 11 साल तक वो भारत में रहा हो, वो 11 साल की छूट 5 साल में लिमिट कर दिया, उसको कम करके कितना कर दिया, 11 साल को 5 साल कर दिया। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। उससे वो राइट टू इक्वलिटी की बात लेकर के मुसलमान जो हैं वो अपना पक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, वो पेंडिंग है, अभी सुनवाई नहीं हुई उसकी। लेकिन सरकार के वकील हरीश साल्वे ने साफ साफ कहा है कि राइट टू इक्वलिटी की बात, दो बात पे हम लोग बात करते हैं। एक तो होता है राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि सरकार को ये नहीं करना है, यानी भेदभाव नहीं करना है। तो हरीश साल्वे बोलते हैं कि नहीं, हम तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि सरकार को ये करना है। तो हमने सरकार के माध्यम से ये किया है एनआरआई से, ठीक है, हमने ये किया है। जो नहीं, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी जो हैं वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, जबकि फंडामेंटल राइट सरकार के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशन। फंडामेंटल राइट्स निगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब आपको छुआछूत नहीं होने देना है, आपको उपाधियों के कारण किसी को ऊपर नहीं जाने देना है, आपको किसी के प्राण नहीं लेना है। हर जगह पर नहीं है, सरकार को ये नहीं करना है, सरकार को ये नहीं करना है। और डीपीएसपी में क्या है, आपको ये करना है, इसलिए वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। ठीक है, यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन स्टेट। तो यहाँ हरीश साल्वे बोल रहे हैं कि हमने जो मुसलमानों को एक्सक्लूड किया है वो इसलिए क्योंकि पड़ोसी देशों में ये मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक राज्य हैं। और इस्लामिक स्टेट होने के कारण यहाँ पर जो परेशान अगर कोई हो सकता है तो यही वर्ग हो सकते हैं जो नॉन मुस्लिम है। और ये जब वहाँ से भाग करके आएंगे तो भारत में अगर ये लोग एंट्री कर गए तो बाय नेचुरलाइजेशन इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो ये तो हम कर रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो बोलते हैं हम उससे भी प्रोग्रेसिव आगे जाकर के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसके डिप्राइव्ड है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको ले जाकर के देना। रिजर्वेशन भी तो यही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आप में से यदि किसी को चक्कर आ जाए या कुछ एकदम आ जाए तो हो सकता है कि हम जूस मंगवाएं या ग्लूकॉन डी आपको पानी में मिला करके दें, तो वो क्या होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ दे करके प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है सबको एक एक ग्लास दो है, समझ। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ का मतलब बाकी लोगों को जरूरत नहीं है, एक को जरूरत है, उसको ले जा करके देना। अंतर समझ में आ गया? वो ब्लाइंडली सबको देता है। तो बोल रहे हैं कि हम तो यूएस पैटर्न को अपनाए हुए हैं और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत जो है सीए एनआरआईसी जो बनेगा उसमें हम हिंदुओं को, पारसियों को, सिखों को, क्योंकि
हमारे आसपास जो देश हैं वो इस्लामिक कंट्री हैं, और वहाँ पर जो अगर कोई परेशान हो सकता है तो नॉन मुस्लिम ही हो सकता है, मुस्लिम कभी परेशान नहीं होगा क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री। तो ये ऑब्वियस है, इसमें गलत क्या है, उसमें विरोध किस बात का हो रहा है, जबकि वो 14 के उस हिस्से को, तो 14 की 2 व्याख्या है, 14 की 2 व्याख्या, और वो भी है कि जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है, अनइक्वल है ना वो, तो उनके साथ एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि अनइक्वल है, वो मुसलमान नहीं है और वो इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक हो गए, तो डेफिनेटली उनका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है वहाँ से। तो चूंकि वहाँ से भाग के आ रहे हैं तो ये, तो दोनों ये तर्क हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे तर्क हैं, थोड़ा सा आर्टिकल 14 के रेफरेंस में जाकर के इसकी बात कर सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ऐसा क्यों किया गया, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी सिटीजनशिप से जुड़ी हुई, और ये चूंकि करंट अफेयर्स में मुद्दा है इस वजह से इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आज का होमवर्क अच्छा खासा मिल गया आपको, कल बात करेंगे, कल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में आपको पॉलिटी पढ़ा है इस बार, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख पाए पिछले 19 वीडियो और देखिए, आज का 20वां जारी होगा, आज का सुन लिया तो पिछले 19 देखिए, आपको पूरा पॉलिटी समझ में आ जाएगा, और उसमें जो होमवर्क बताया अगर वो आप कर लेंगे तो प्री मेंस इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें नहीं हुई है तो वहाँ से रास्ता खुलेगा, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँचोगे तो रास्ते में कुछ चीज़ें मिलेगी और कुछ चीज़ें उसके बाद आपको दिखाई देंगी। कई चीज़ें जो है हम जब ऊंची चढ़ाई चढ़ लेते हैं तभी दिखाई देती है, नीचे से जब आप चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको छोटे मोटे मंदिर या ऊपर जा कर के और कुछ अच्छा स्थान है, गुफा है कोई देखने लायक, तो वो नीचे से नहीं दिखाई देती, जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर दिखाई देती। इसलिए हम जैसे बता रहे हैं वैसे चढ़ाई चढ़ना शुरू करो, आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शांति पाठ। ओम